यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या आप शादी करने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आखिर 36 गुण मिलने के बावजूद भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती हैं, क्यों डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है, उसकी वजह क्या है, जिसकी वजह से एक एस्ट्रोलॉजर की कैरियर पर नेगेटिव मार्किंग लगती है और ज्योतिष की गरिमा गिरती है, लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठता है। उसकी वजह क्या है? तो सर्वप्रथम जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर हमारी कुंडली को या हमारे गुण वर्ग कैसे मिलान करता है। दोस्तों, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब हमारी डेट ऑफ बर्थ देखता है तो उसको डेट ऑफ बर्थ को दो तरीके से देखता है। वो सर्वप्रथम हमारी डेट ऑफ बर्थ से वो हमारी राशि जानता है, हमारा नक्षत्र जानता है, नक्षत्र का चरण जानता है। फिर वो राशि स्वामी, गण, वर्ण, नाड़ी, योनि आदि 8 चीज़ जो होती हैं, 8 गुण होते हैं, उनको देखता है। उनसे मिलता है हमको गुण वर्ग मिलान का अंक, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि 36 गुण मिलते थे जी। वैसे 36 गुण रेयर ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते होते हैं। हमारी ज्योतिष हमको 18 गुण मिलने पर शादी करने की अनुमति देती है, लेकिन गुण 36 मिल गए और फिर भी प्रॉब्लम आई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि केवल हमने गुण वर्ग मिलाए, कुंडली को नहीं देखा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था। गुण वर्ग चाहे कम भी मिलते हों, लेकिन कुंडली अच्छी मिलती है। यदि कुंडलियों का अच्छा मिलान होता है तो शादी मंगल में रहती है, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है आफ्टर मैरिज। परंतु हमने केवल गुण वर्ग को देखा। गुण वर्ग का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल इतना है कि लड़की लड़का के बीच में प्यार कितना रहेगा। अब यदि हमारा किसी से प्यार संपूर्ण है और चीज उसकी जिंदगी में नहीं है, तो ये हमारे मंगल में गृहस्थ जीवन की कोई गारंटी नहीं है। गुण वर्ग एक ऐसी चीज है जो गुण वर्ग हम किसी से भी मिला सकते हैं। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी की साझेदारी में, तो हमको वहाँ गुण वर्ग मिला लेने चाहिए, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। या लड़की के और लड़की की सास के भी गुण वर्ग मिला लेने चाहिए। आजकल मिला लेते हैं कुछ लोग, कई बार हम भी मिलाते हैं। तो सास के और लड़की के आपस में कैसे गुण वर्ग मिल रहे हैं, वो उस चीज़ से पता लगता है कि इनके अंदर अच्छा प्यार रहेगा। लड़की की ननद है, ननद बनने जा रही है कोई, तो उसके साथ भी गुण वर्ग मिला सकते हैं, तो उससे हमको हेल्प मिलती है कि इनके बीच में ठीक रहेगा। परंतु लड़की और लड़के के बीच में केवल हमने गुण वर्ग देखे और कुछ नहीं देखा, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। गुण बेशक 36 मिलते हों, लेकिन लड़के का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो या लड़की का स्वास्थ्य अच्छा ना रहता हो, लड़की की सेहत अच्छी ना रहती हो, लगातार बीमार रहती हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने आप सपोज करिए, आपका किसी के साथ विशेष प्रेम है, उसके बगैर आपके लिए 1 मिनट भी रह पाना मुश्किल है। यदि उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है बाई हेल्थ या और किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, यदि आप लड़के की ओर से कुंडली मिला रहे हैं तो लड़की की हेल्थ देखें सर्वप्रथम।
यदि आप लड़की की ओर से कुंडली देख रहे हैं, कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो लड़के की हेल्थ देखें सबसे पहले। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ साथ लड़के की या लड़की की आयु पर भी जरूर विचार कर लें। खूब अच्छे गुण मिलते हैं, 36 गुण मिलते हैं, और उनमें से किसी एक की आयु कम है। वैसे तो ज्योतिष में एक प्रोटोकॉल है, आयु पर विचार नहीं करना चाहिए, परंतु एक एस्ट्रोलॉजर अपने अंदर कर सकता है, किसी को बताए ना। मृत्यु के विषय में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उस व्यक्ति के मनोबल को तोड़ना है। मृत्यु जब आएगी वो सभी की निश्चित है। यदि हम किसी की पहले बता देते हैं तो वो रोज मरता है और सारा परिवार उसका दुखी रहता है लंबे समय तक। इसलिए कभी भी एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को मृत्यु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु अपने मन ही मन इस चीज को ध्यान में रखना जरूर चाहिए कि उस बच्चे की आयु कितनी है। तीसरी चीज है संतान योग। जब भी आप मैच मेकिंग कर रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, तो परस्पर सामने वाले की कुंडली में ये देख लीजिए कि इसको संतान योग कैसा है। लड़की की कुंडली में यदि आप लड़के की ओर से कुंडली मिला रहे हैं, तो लड़की की सामने वाली की कुंडली में देखिए कि इसकी कुंडली में संतान योग है, वंध्या योग तो नहीं है। इसके अंदर प्रजनन की क्षमता है, कहीं कोई रोग तो नहीं है, इसको गर्भ धारण की शक्ति ना हो कहीं इसके पास, तो ये चीज बहुत जरूरी आपको देख लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको धन योग भी जरूर देखना चाहिए। जो प्यार है इसका भी एक दायरा है, एक नशे की तरह होता है, जब चढ़ता है तो और उतरना भी जरूरी है। जो चीज चढ़ी है वो उतरेगी भी। तो ये जो प्यार है इसने कम होना ही होना है। यदि जीवन में हमारे में हमको जीवन उपयोगी वस्तु धन के अभाव में नहीं मिली, पैसे की कमी के कारण नहीं मिली, तो ये जो प्यार है एक ना एक दिन विरोध में परिवर्तित हो जाएगा और कलेश खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुंडली में धन योग मतलब फाइनेंशियल स्टेटस उसका जरूर चेक कर ले। और ये केवल कुंडली में ही चेक नहीं करना, जन्म कुंडली में, ये नवमांश कुंडली में भी चेक कर लेना है। ग्रस्त जीवन साथी के लिए नवमांश कुंडली का भी इसी प्रकार से इंस्पेक्शन करना है। उसमें भाव भावेश कारक, सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ी है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, किसी अशुभ स्थान में तो नहीं बैठा है, किसी अशुभ ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, कहीं नीच राशि पर तो नहीं बैठा है, कहीं अस्त तो नहीं है, या किसी अशुभ ग्रह द्वारा देखा तो नहीं जा रहा है। इस प्रकार से आपको 6 प्रकार से जो देखा जाता है ग्रह का एक का, उस प्रकार से आपको देख लेना चाहिए। भाव को भी देखना है, भावेश को भी देखना है, और सप्तम भाव के कारक को भी देखना है, परस्पर दोनों कुंडलियों में, लड़के की कुंडली में भी और लड़की की कुंडली में भी। साथ में ये देखना है कहीं अशुभ होकर शनि की 7.5 तो नहीं चल रही। आप सभी जानते हैं एक योगकारी ग्रह होता है, अकारक ग्रह होता है। जब शनि कुंडली में योगकारी ना हो और ऐसी स्थिति में लड़की की या लड़के की 7.5 चल रही हो, तो शनि का मुख्य जो काम होता है वो कलेश देना होता है। तो आपने कुंडली अच्छी मिलाई और गुण वर्ग भी अच्छे मिलाए, लेकिन शनि की 7.5 चल रही थी, तो वो ब्लेम आपके ऊपर आ गया, मीन्स एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आ गया। शनि ने कलेश देना ही देना होता है। तो आप ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाइए, मीन्स उसको इग्नोर कर दीजिए, अन्यथा फ्यूचर में आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है। तो शनि की 7.5 को भी आपने इग्नोर करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक जो मुख्य चीज है, जो मैच मेकिंग का जो डार्क फेस है, उसको हमने किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करना है, उसमें अपनी परमिशन नहीं देनी है। वो क्या चीज है?
क्योंकि कुंडली के जन्म कुंडली के दो फेस है, एक डार्क फेस है और एक वाइट फेस है। एक एस्ट्रोलॉजर के पास मैक्सिमम जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो अपनी डार्क फेस वाली प्रॉब्लम्स है उनको लेकर आपके पास आता है। जिंदगी का एक अंधेरा पक्ष है, काला पक्ष है और एक उजाला पक्ष है। तो हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी जिंदगी का अंधेरा पक्ष है, डार्क फेस है, और जो खुशियां हैं, जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, वो हमारा वाइट फेस है। एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। कभी खुशी के मौके पर भी यदि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति जाता है तब भी उसके दिमाग में यही चीज होती है कि मैं जो ये खुशी वाला काम करने जा रहा हूँ, ये शुभ काम करने जा रहा हूँ, इसमें कोई डार्कनेस ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई समस्या नहीं आए। तो एक एस्ट्रोलॉजर को एक पक्ष समझना जरूरी है, या तो वो व्हाइट को समझ ले या वो डार्क को समझ ले। डार्क को समझ लेगा तो व्हाइट शेष रह जाएगा और व्हाइट को समझ लेगा तो डार्क शेष रह जाएगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, दाल और चावल मिले हुए हैं, आप चावल उठा लीजिए जिए रह जाएगी, आप दाल उठा लीजिए बीच में से तो चावल रह जाएंगे। वैसे ही आपने एक पक्ष को समझना है, और वो सबसे डार्क पक्ष क्या है जिसको किसी भी कंडीशन में आपने एक्सेप्ट नहीं करना, वो ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि लड़के की लगन में कौन सी राशि पड़ी है, और ये लगन की राशि लड़की की कुंडली में कहाँ बैठ पड़ी है। आपको इग्नोर करना है हर कंडीशन में छठे और आठवें को। ये लड़के की लगन की राशि लड़की की कुंडली में छठे घर में या आठवें घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेहतर है पंचम, सप्तम, नवम लगन इनमें हो, और कुछ भी हो लेकिन छठवें आठवें में बिल्कुल ना हो। हर जगह गुजारा हो जाएगा लेकिन छठवें आठवें में बिल्कुल नहीं होगा। है तो 12वां भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डार्क जो फेस है वो है छठवें और आठवें का। 6th हाउस और 8th हाउस ये सबसे ज्यादा डार्क है। उसी तरह से आपने देखना लड़की की लगन में कौन सी राशि पड़ी है, वो राशि लड़के की कुंडली में कहां पड़ी है, वो छठे और आठवें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इसको, इस लड़की की कुंडली में लगन में सिंह राशि पड़ी है और जो लड़के की कुंडली में वो राशि षष्ठ भाव में आ रही है। तो ये जो लगन का छठे आठे से जो संबंध बनता है इसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। उसी तरह से एक चीज है कुंडली में सप्तम भाव की राशि। लड़के के सप्तम भाव की राशि लड़की की कुंडली के छठे आठवें भाव में नहीं आनी चाहिए। यदि लड़के की सप्तम भाव की राशि लड़की की कुंडली के छठे और आठवें भाव में आती है तो आप समझ सकते हैं छठे भाव का संबंध किससे होता है। छठा भाव हमको किससे जोड़ता है। छठा भाव हमको रोग, कलेश, बीमारियां, शत्रु और अड़चनों से जोड़ता है, और आठवां भाव है मृत्यु का। वैसे तो और भी चीजों का विचार किया जाता है, मोस्टली मृत्यु का भाव है। तो मृत्यु से इसका बचाव रखना है, लगन की राशि का और सप्तम भाव की राशि का। यदि ये चीज कुंडली में नहीं है, ये इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप अपनी स्वीकृति दे दीजिए, गृहस्थ जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा। यदि इनमें से कोई भी मैचिंग हो रही है लगन की राशि की और छठे और आठवें भाव की, लगन की राशि की छठे आठवें भाव की, या सप्तम भाव की राशि की छठे आठवें भाव की राशि की, और सप्तम भाव की राशि की और छठे आठवें भाव की राशि,
ये कहीं मैच कर रहे हैं, यानी जो सप्तम भाव की राशि है छठे आठवें भाव में आ रही है, या लगन की राशि है वो छठे आठवें भाव में आ रही है, तो इस कुंडली को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आपके सामने जो कस्टमर आया है वो रिश्ते की चाहे कितनी भी प्रशंसा कर रहा हो, आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। आपने ध्यान रखना है अपनी कुंडली जो आपने देखी है उसमें नेगेटिव चीज़ को। आपने कस्टमर को नेगेटिव से बचाना है, इसीलिए वो आपके पास आया। यदि आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो फ्यूचर में आपके कैरियर पर नेगेटिव मार्किंग लग सकती है। इसलिए इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना है। आगे और मैं वीडियो ऐसे आपके लिए बनाता रहूँगा। यदि आप लर्नर हैं एस्ट्रोलॉजी के तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, और यदि आप लर्नर नहीं हैं और आप खुद शादी करने जा रहे हैं तब भी आपके लिए यूज़फुल हैं ये। यदि आप चाहते हैं हमसे कुंडली मिलवाना, मैच मेकिंग कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर आ रहा है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शेयर तो आप कर ही दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए शेयर करने में कंजूसी नहीं बरतिएगा, इसमें कुछ लगता नहीं है, हमारा कुछ जाता नहीं है। और यदि आपको अच्छा लगता है और आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिलती रहेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।